गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से होंगे और तैयारी भी ठीक चल रही होगी। आज की क्लास थोड़ी सी व्यस्तता की वजह से लेट पहुंचेगी आपसे, लेकिन निरंतरता बनी रहे इसलिए मैंने इसको कहा कि चलिए लेट में ही अपलोड हो जाए। और आज की जो ओपन सीरीज है इतिहास की, वो हम लोग इसमें मौर्य साम्राज्य की शुरुआत करेंगे। वास्तव में आपने देखा कि किस तरह से मगध महाजनपद का विकास हुआ, एक घटनाक्रम आपने ये देखा, और दूसरी तरफ आपने ये घटनाक्रम देखा कि उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र में किस तरह से छोटे छोटे राज्य थे और सिकंदर के आक्रमण के बाद वहाँ पर भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई दी और वो 4-5 राज्यों में विभक्त हो चुके थे। राइट। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे फिलहाल इस प्रक्रिया को, मौर्य साम्राज्य में अब कैसे मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ उसकी बात हम करेंगे। लेकिन यहाँ एक स्टडी का अप्रोच समझ लीजिए कि क्या क्या और कैसे कैसे दिशा में हमको पढ़ना चाहिए, उसकी बात भी हम करेंगे। फिलहाल मौर्य साम्राज्य को आप जानते हैं कि प्रकाशमान काल कहा जाता है। मौर्य जो साम्राज्य है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाशमान काल, लाइटनमेंट एरिया, प्रकाशमान काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? अगर इतिहास में आपको बताऊं, सीधे सीधे सवाल पूछ दिया जाए ना कि निम्नलिखित में से कौन सा काल प्रकाशमान काल कहा जाता है, कितने लोग गुप्त काल लगा के चले आएंगे सर लग रहा है कि स्वर्ण काल का एक नया नाम है ये। ऐसा कुछ नहीं है। मौर्य साम्राज्य को प्रकाशमान काल कहा जाता है और इसलिए कहा जाता है, कारण भी आप जानते रहिए। कारण ये है कि स्रोतों की पर्याप्त उपलब्धता है, स्रोतों की प्रचुर उपलब्धता है, स्रोतों की प्रचुर उपलब्धता है। आप जानते हैं बहुत अच्छे ढंग से कि पाषाण युग आपने पढ़ा, पूरा प्री हिस्टोरिक एज पढ़ा, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर चयनित पुरातात्विक स्रोत थे, उसके आधार पर हमने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक निष्कर्ष निकाले। यही स्थिति आद्य ऐतिहासिक युग की रही कि आद्य ऐतिहासिक युग में भी हमने यही प्रक्रिया अपनाई। वैदिक युग में आपको साहित्यिक स्रोत मिलता है तो उतने पुरातात्विक स्रोत नहीं मिलते हैं। कमोबेश स्थिति महाजनपद काल की रही कि साहित्यिक है तो पुरातात्विक नहीं, पुरातात्विक है तो साहित्यिक नहीं। लेकिन जब आप मौर्य काल में देखते हैं तो इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए जितने भी ऑस्पेक्ट हो सकते हैं सोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इसलिए हम मौर्य काल को प्रकाशमान काल कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, मौर्य साम्राज्य तक आते आते आपसे स्रोत बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर हम अप्रोच की बात करें तो निश्चित रूप से अप्रोच की बात करें कि क्या हमारा नज़रिया होना चाहिए, तो निश्चित रूप से स्रोत बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्रोतों की प्रचुर उपलब्धता है। मज़ेदार बात आपको बताऊं कि यह जीएस प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है, कुछ भाग इसका मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है, और ऑप्शनल में तो रहता ही रहता है। तो समझ वही है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है। तो स्रोत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नज़रिया है वो क्या, कि जो हम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल, ये स्थिति तो आपको बताएंगे ही बताएंगे, क्योंकि इसके बिना तो काम ही नहीं चलने वाला है। और तीसरी बात हम ये देखेंगे, खास करके यह एक जो मौर्य साम्राज्य की जो दूसरी खासियत है आपको बताऊं, यह पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था। अब थोड़ा सा आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि सर ये अखिल भारतीय नहीं था, लेकिन जब आप विरोध करेंगे तो हम कह देंगे कि ऑलमोस्ट तो था ही। यानी अब आप जब मौर्य साम्राज्य के निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे तो आप देखेंगे कि यह सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है। कुछ ही पोर्शन ऐसे थे जैसे पूर्वोत्तर का क्षेत्र और सुदूर दक्षिण का क्षेत्र, इसको छोड़ दिया जाए तो यह उत्तर और दक्षिण भारत और मध्य भारत, पश्चिमी भारत के एक अधिकांश भाग पर मौर्य साम्राज्य जो है वो विकसित था। एक सिंपल सा महत्व आपको बताऊं कि मौर्य साम्राज्य में जो राज्य की सीमा हासिल की गई, वास्तव में मुगल भी
उसके लिए क्या कहते हैं, आहें भरते रहे और ब्रिटिशर्स भी कभी उस पर नियंत्रण नहीं कर सके। तो आप मौर्य साम्राज्य की सीमाओं के संदर्भ में जो महत्व है, जो मैं कहना चाहता हूं, उसको बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, राइट। कहने का मतलब ये है कि अब तक का ही नहीं, आप देखेंगे सीमाओं की दृष्टि से तो सबसे विस्तृत साम्राज्य मिलेगा। इसलिए हमने कहा कि ये अधिकांशतः या ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि यह अखिल भारतीय साम्राज्य था। तो जाहिर सी बात है, इस साम्राज्य की सीमाओं को निर्धारण करने वाले जो शासक होंगे उनकी राजनीतिक उपलब्धियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। बात मेरी समझो, कोई भी बात बिना किसी तर्क के मत समझो, थोपा नहीं जा रहा है आपको। आज तक हमने पॉलिटिकल एस्पेक्ट को दरकिनार किया और कल्चरल एस्पेक्ट को आपको फोकस किया, लेकिन मौर्य साम्राज्य में राजनीतिक उपलब्धियां इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी क्योंकि यह अखिल भारतीय साम्राज्य था और उसमें जो साम्राज्य की जो नीतियां थीं वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारक थीं, राइट। और फिर लास्ट में मौर्य साम्राज्य का जो पतन होगा, हर साम्राज्य जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन होगा ही होगा। उत्थान और पतन का विश्लेषण आप देखेंगे तो इतिहास की परंपरा रही है, वो भी हम एनालाइज करेंगे, राइट। एकदम क्लियर, कोई तनाव नहीं होना चाहिए, एकदम एग्जैक्टली चीजों को रखिए। श्योर, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मौर्य साम्राज्य के स्रोतों के संदर्भ में करते हैं। मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के स्रोत। मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के स्रोत थोड़ा सा फैक्चुअल भी टॉपिक है और कॉन्सेप्ट भी टॉपिक है। आप ये जान के चलिए कि सब कुछ स्रोत पढ़ने के बाद, देखने के बाद, रटने के बाद, भूलते भूलते जो फैक्ट आपके याद में रहेगा उसी फैक्ट की सहायता से आप जीएस मेंस लिख सकते हैं और मेंस क्या, उसी की सहायता से आप ऑप्शनल भी कर सकते हैं। डन। तो फिलहाल आइए हम लोग देखते हैं अध्ययन के स्रोत क्या है। मैं आपको बताता हूं। अध्ययन के स्रोत को देखिए, दो भागों में हम डिवाइड कर देते हैं। पहले एक तो साहित्यिक स्रोत, लिटरल एविडेंस, और दूसरा पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। और एक बार मेरा फिर नए जुड़ने वाले छात्रों से ये निर्देश है या ये सुझाव है कि हमने इतिहास को कैसे याद रखें, यहाँ से लेकर के श्रृंखला शुरू की है। 20-25 एपिसोड आ चुके हैं आधे आधे घंटे के। अगर आप लोग लगातार पढ़ें, एक दिन में 2-2, 3-3 एपिसोड पढ़ें तो एक हफ्ते में सारी चीज़ें समझ सक जाएंगे। लेकिन जब आप इस एपिसोड को पढ़ लेंगे तो वो आपके इतिहास के समझ को बहुत ही पुख्ता करेगी। साथ ही साथ मैं T20 सीरीज भी चला रहा हूँ। 3 T20 सीरीज आ चुके हैं 20-20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के, एक स्टोन एज पे, 2 इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, राइट। तो अब पीछे से अगर आपने T20 सीरीज को भी सॉल्व कर लिया तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप कोई भी सवाल गलत नहीं करेंगे। और अपने स्टूडेंट्स को बता दूं पहले कि जो नेक्स्ट सैटरडे आने वाला है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, T20 सीरीज का जो अगला एपिसोड होगा वो वैदिक एज पे निर्धारित रहेगा। तो आप लोग वैदिक युग को भी एक बार फिर से देख करके, रिपीट करके, पढ़ करके आइएगा तो बहुत ही आनंद आने वाला है, राइट। वैदिक युग पे भी कम से कम 2 T20 एपिसोड तो बनता ही बनता है। तो फिलहाल आइए हम लोग चर्चा करें। अध्ययन के स्रोत का मतलब यह है कि हमने एक एपिसोड ही दिया है कि इतिहास के अध्ययन के स्रोतों का वर्गीकरण कैसे होना चाहिए। तो फिलहाल साहित्यिक स्रोतों में भी आप जानते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और कौन से महत्वपूर्ण होते हैं, जाहिर सी बात है प्राथमिक की अगर आप बात करोगे तो 2 मिलेगा। एक कौटिल्य की अर्थशास्त्र मिलेगी, अर्थशास्त्र, और मेगस्थनीज की इंडिका। और आपको बता दूं मेगस्थनीज की इंडिका। और आप जानते हो
कि संस्कृति में साहित्य, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शब्द आते हैं। जाहिर सी बात है, संस्कृति कल्चर आपके सिलेबस में है, तो जीएस के मेंस में भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के इंडिका पर फुल प्रश्न पूछा जा सकता है। यूपीएससी की यही खासियत होती है कि वह उन नए प्रश्नों को भी उठाता है जहां से आप लोग क्विट करते हैं या उतना कंसंट्रेट नहीं करते हैं। द्वितीयक साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं होते, लेकिन कभी कभी नई सूचना देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कुछ द्वितीयक साक्ष्यों की बात कर दें। जैसे कल्हड़ की राज तरंगिणी है, कल्हड़ की राज तरंगिणी है। सोमदेव की कथा सरित सागर है, कथा सरित सागर सोमदेव। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, सुन के लिखते जाइएगा। क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी, राइट, क्षेमेंद्र की है। उसके बाद है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। न जाने कितनी बार आपसे पूछा हुआ है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। कुछ बौद्ध और जैन ग्रंथ की बात करेंगे तो दीपवंश, महावंश, महावंश, महाबोधिवंश, महाबोधिवंश, राइट। और भी चर्चा करते हैं, करें। दिव्यावदान, दिव्यावदान, अशोकावदान, अशोकावदान। और अगर बात करें तो मामलनार और परनार, तमिल ग्रंथ हैं मामलनार और परनार। बहुत सारे फैक्ट हो गए, मलनार और परनार को घेर लीजिए, क्योंकि आपसे यही सवाल सबसे पहले पूछेगा कि किन तमिल ग्रंथों में मौर्य आक्रमण की सूचना मिलती है, मामलनार और परनार, राइट, ओके, श्योर। ये सारी चीजें जरूरी जगह जगह पे जब भी जरूरत पड़ेगी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, इन चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा कई ऐसे यूनानी इतिहासकार हैं जो भी सेकेंडरी एविडेंस के रूप में माने जाते हैं, जैसे प्लूटार्क है, जस्टिन है, प्लिनी है, स्ट्रेबो है। इन सब के विवरण भी मौर्य साम्राज्य के लिए क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं। वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, लेकिन जब भी मेंस में पूछा जाएगा तो प्राथमिक स्रोतों पर ही पूछा जाएगा। आप कहेंगे कि सर ये कैसे आप जानते हैं, तो जाहिर सी बात है, यही अनुभव की बात है कि जब भी इतिहास पूछता है, मैंने वो आपसे शेयर भी किया है कि प्राथमिक स्रोतों पर कंसंट्रेट होकर के ज़्यादा पूछता है। क्लियर है, बात हमारी एकदम क्लियर हो गई। आइए देखते हैं, हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य की बात करते हैं। देखो, पुरातात्विक स्रोत में अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो पुरातात्विक स्रोत की बात करता हूं, तो हम ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के ताम्रलेख हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक चीज को चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल चर्चा करने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के ताम्रलेख दो जगह से मिले हैं, सोहगौरा से मिले हैं और महास्थान से मिले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चर्चा आएगी तो मैं करता हूँ। सोहगौरा गोरखपुर में, महास्थान जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है सोहगौरा, और महास्थान बांग्लादेश में है। तो ये ताम्रलेख हैं। अमूमन पुरातात्विक स्रोतों में बच्चे इसको मिस कर जाते हैं, ये दोनों हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अशोक के कई लेख मिलते हैं, आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हो। अशोक के अभिलेखों पर ही एक एपिसोड होने जा रहा है, हम आपको बहुत डिटेल चर्चा करेंगे अशोक के अभिलेखों के बारे में। इसके अलावा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये भी हालांकि बाद का है, लेकिन यह चर्चा करता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, राइट। और आप जानते हैं कि हम अभिलेखों को ज़्यादा महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि जो अभिलेखीय साक्ष्य हैं वो पत्थरों पर लिखे होने के कारण सर्वाधिक विश्वसनीय है और उनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, राइट। तो ये ढांचा रहा मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के स्रोत के बारे में, अच्छी तरह से दिमाग में आपके बैठ गया होगा। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो कह सकते हैं कि कुछ सिक्के हैं, कुछ मृद भांड हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, है ना। और एक नया वर्ड आएगा आपको, रिंग वेल्स,
रिंग वेल्स, क्या कहेंगे इसको, छल्लेदार कुएं। सिंचाई के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं ये रिंग वेल्स, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए रिंग वेल्स क्या हैं। और रिंग वेल्स जो हैं वो सिंचाई के लिए हैं, और आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में वाटर लेवल कम है, तो हम कुएं के माध्यम से, आप लोग थोड़े से नए मॉडर्न युग में हुए, लेकिन आज के 25 साल 30 साल पहले आप गांव में देखें तो गहरे कुएं से वो निकाला जाता था और बाल्टी से पानी निकाल करके जो है सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो वो क्यों, क्योंकि वाटर लेवल ऊपर है। अब तो हर जगह गांव में भी वाटर लेवल ज़्यादा हो गया, सब लोग समरसेबल लगा करके पानी का दोहन कर रहे हैं, लेकिन आज के 20 साल 25 साल पहले ये आपको देखे जा सकते थे। श्योर। तो ये सारे अध्ययन के स्रोत की बात रही। हम लोग एक एक अध्ययन के स्रोत पे ही 1-2 एपिसोड डालेंगे। हमने पहले भी कहा कि इस सीरीज में किसी भी प्रकार की हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो आइए हम लोग उठाते हैं आज प्राथमिक साहित्यिक स्रोत के रूप में कौटिल्य के अर्थशास्त्र को। देखो, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ने का जो आप लोगों का तरीका है वो क्या है कि अर्थशास्त्र के 15 अभिकरण हैं, 15 अभिकरणों में रट डालिए, कभी नहीं पूछेगा। हम आपको यही 15 अभिकरणों की भी चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चर्चा करूंगा, लेकिन प्रश्न यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे, ना इस रूप में आपको याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, उसे जानिए। तो फिर कैसे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में देना है, तो भाई मेरा तो सुदर्शन चक्र फिक्स है। मैंने आपको बताया कि जब कभी भी हमसे कोई प्रश्न पूछता है तो हमारे दिमाग में उसको ये आ जाता है कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल। हम ये देखना चाहेंगे कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो इकोनॉमी पे, पॉलिटी पे, कल्चर पे, सोशल पे किस तरह की विचारधारा को देता है। अधिकरण रटना थोड़ी है, पहाड़ा थोड़ी है कि आप रट के बैठेंगे और वहां से यूपीएससी निकाल ले जाएंगे, राइट। लेकिन हम आपकी भावना को भी समझते हैं, और चूंकि कहीं भी एक आध प्रश्न बनने की गुंजाइश रहेगी, इसलिए आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये पहला ऐसा बिंदु है जहां पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वास्तव में ये जो वास्तविक रूप में आया वो डॉक्टर श्याम शास्त्री ने प्रकाशित किया, कर्नाटक के थे ये, राइट। तो सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि आधुनिक रूप में जो आपको अर्थशास्त्र दिखाई देता है उसका संकलन किसने किया, तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर श्याम शास्त्री। एक इंटरेस्टिंग विषय बताऊं आपको, कई बार ये प्रश्न छोटे एग्जाम में पूछा जा चुका है, हो सकता है कभी पीसीएस में भी पूछ ले, ऐसा नहीं है, बस भाषा का स्तर ऊपर कर देगा कि अर्थशास्त्र का मूल विषय क्या है ना। तो आप बताएंगे कि गलती करेंगे, अर्थशास्त्र का मूल विषय क्या है, अर्थव्यवस्था। क्यों जी, कि गलती से राजव्यवस्था लिख रहा हूं, एकदम जानते रहिए राजनीति है। और एक बात अच्छी तरह से पॉइंट आउट कर लीजिए इस बात को कि भारत के प्राचीन भारत में, या आप ये कहिए मध्यकाल तक, जो हिंदू मैथोलॉजी है इसमें राजनीति शास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एकमात्र मौलिक ग्रंथ है जो कि राजनीतिक सिद्धांतों पर लिखा गया, आगे चल करके केवल इसका नकल हुआ। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, सुन लीजिए कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखी हुई प्राचीन भारत की एकमात्र प्रमाणिक पुस्तक है। इसके बाद जो भी कुछ लिखा गया वो या तो रिपीटिशन था या तो क्या कहते हैं कि उतना मौलिक नहीं था, राइट। इस तरह की रचना आपको मिलेगी ही नहीं। अर्थशास्त्र पे आगे चल करके भट्ट स्वामिन ने टीका लिखी, भट्ट स्वामिन ने, कभी इस तरह के फैक्ट काम में आ जाते हैं, तो भट्ट स्वामिन ने टीका लिखी। आगे चल करके गुप्त युग में देखोगे तो कामंदक का नीतिसार है ना, और कामंदक के नीतिसार को भी मौलिक रचना नहीं मानी जाती है कि कोई उसने नए राजनीतिक सिद्धांतों का चयन किया। और आपको बताऊं यूपीएससी के लेवल पे तो आज भी ऑप्शनल में ये पूछा जा सकता है कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने जिन राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया उसे आज भी सरकारें फॉलोअप कर रही हैं। तो इसलिए कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाता है राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से। मामला क्लियर हो गया। अब एक मजेदार बात ये है कि सर पूछना चाहिए कि आपको कि सर ये बताइए
चाणक्य राजनीति शास्त्र का विख्याता। तो इस पुस्तक का नाम राजनीति शास्त्र भी तो रख सकता था, क्यों अर्थशास्त्र रखा? तो आपको बताऊं, वास्तव में कौटिल्य का मानना है कि राज्य सिर्फ दो पिलर पे रहता है। पहला पिलर है उसका अर्थव्यवस्था और दूसरा पिलर है जन समर्थन। बात को समझिएगा, जन समर्थन। और आप जानते हैं कि ये दोनों, मजेदार बात है, ये दोनों पिलर प्रतिस्पर्धी हैं। अर्थव्यवस्था अगर टाइट का अच्छी करिए राज्य के हिस्से में तो जनता त्राही त्राही करेगी, और जनता को बहुत कल्याण पे खर्च कर दीजिए तो एक बार अर्थव्यवस्था पे दबाव आ जाएगा। और वास्तव में इसी अर्थव्यवस्था और जन समर्थन का संतुलन कैसे किया जाए, ये अर्थशास्त्र का मूल विषय है। अर्थशास्त्र वास्तव में उन सिद्धांतों पर फोकस करता है कि कर टैक्सेशन सिस्टम कैसे लाया जाए, राइट। और इसीलिए कौटिल्य ने इसका नाम अर्थशास्त्र रखा, ना कि राजनीति शास्त्र रखा। तो इंटरेस्टिंग बात आपको पता चली। चलिए, ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। ध्यान में रखिएगा, इलैबोरेशन कभी कभी आपके जब आप लिखेंगे तो ये बातें याद आएंगी कि सर ने क्या बताया था। अब आपको बताता हूं कि वास्तव में ये जो अर्थशास्त्र है ना, 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है, 6000 श्लोकों में है, कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। फिलहाल 15 अधिकरण के बातों हमने कर दिया। पहला जो अधिकरण है विनयाधिकारिक, जानते रहिए, मुझे नहीं लगता कि पूछेगा, जहां पूछने वाला होगा मैं आपको बता दूंगा। यानी राजा के अनुशासन संबंधित प्रकरणों की चर्चा है। आपको बता दूं, और भी ध्यान से समझिए, समझने पे एकदम दिमाग, लेट द माइंड शुड बी ओपन। विनय का मतलब होता है नियम, विनय पिटक भी देख लीजिए। तो विनय अनुशासन से संबंधित है, विनय पिटक तो विनयाधिकारक से आप इसे जान लेंगे। अध्यक्ष प्रचार, जानने की जरूरत ही नहीं है कि इसमें 27 अध्यक्षों की चर्चा होगी। कभी भी पीटी में पूछेगा तो आप आराम से लगा देंगे, तो ये पूछेगा भी नहीं। धर्मस्थीय और कंटक शोधन, ये दोनों न्यायालय थे। धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय था और कंटक शोधन जो था फौजदारी था। और जाहिर सी बात है, तीसरे और चौथे प्रकरण में दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की चर्चा की गई है। योग वृत्ति, ये प्रशासनिक अधिकारियों की कर्तव्यों की बात की गई है कि उनकी नियुक्ति कैसे होनी चाहिए। मंडल सिद्धांत, ये जरूर पूछेगा, इसलिए याद रखिएगा, 6ठे स्थान पर है मंडल सिद्धांत, ये विदेश नीति पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौटिल्य का विदेश नीति के सिद्धांत या कौटिल्य का मंडल प्रकरण किससे संबंधित है, तो आप क्या कहेंगे? फॉरेन पॉलिसी से। यानी एक राजा को अन्य पड़ोसी राजाओं के साथ किस प्रकार की नीतियों का पालन करना चाहिए, ये 6वें और 7वें में है। मंडल में पॉलिसी है और 7वें में षड्गुण 6 प्रकार की नीतियों का है। संधि कब करना चाहिए, विग्रह कब करना चाहिए, आक्रमण कब करना चाहिए, है ना, उलझाना कब चाहिए, कब कंफ्यूज करना चाहिए, कब दोनों काम करना चाहिए, ये सारी पॉलिसी जो है इसमें बताया गया है। और ये जानते रहिएगा कि कौटिल्य के राजा का भी आदर्श वही वैदिक आदर्श है, विजिगीषु राजा, एक ऐसा राजा जो कि सदैव विजय करता रहे, राइट। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो निश्चित रूप से ये जानते रहिएगा कि वह राजा जो है वो षड्यंत्र का शिकार बन सकता है, राइट। उस पे पड़ोसी हॉबी हो सकते हैं, इसलिए विजिगीषु राजा का आदर्श होना चाहिए। और यही वजह है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो पॉलिसी को कहा जाता है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, मतलब एक ऐसी पॉलिसी जिसमें समस्याओं का समाधान किसके बल पर खोजा जाए? शक्ति के बल पर किया जाए, राइट। तो ये रहा 7वां। आइए नेक्स्ट अगले की बात करते हैं। 8वां व्यसनाधिकारिक, नाम ही चल रहा है, राजा के उन गुणों और व्यसनों की चर्चा है जो कि नहीं होना चाहिए, तो व्यसनाधिकारिक, राइट। अभिशात कर्म, आक्रमण की तैयारी करना, आक्रमण की तैयारी करने की बात है। और आपको बताऊं, व्यसनाधिकारिक मतलब राजा के व्यसन और दुर्गुणों की किस नहीं होने चाहिए, उनकी चर्चा है। संग्रामिक, नाम से ही चल रहा है कि संग्राम में, युद्ध भूमि में रणनीतियों की चर्चा करता है, ये क्या होनी चाहिए।
संघवृत्त। संघवृत्त का मतलब ये होता है कि किस तरह से शत्रुओं के संघ में भेद डाल दिया जाए, शत्रुओं के संगठन में मतभेद डाल दिया जाए, ये हो गया। अवलियास, इसका मतलब ये हुआ कि आक्रमण करने से संबंधित है। लंबोपाभ्य औपनिषदिक तंत्र युक्ति, औपनिषदिक में आपके आध्यात्म संबंधी चर्चा है, राइट। तंत्र युक्ति में तंत्र की बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रमुख हैं इसमें से एक ही दो फेमस हैं, खास करके मंडल सिद्धांत वाली जो बात है इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। क्लियर। लेकिन आगे चल करके आपको बताऊं कि जब आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कुछ चीज़ें जरूर जानने की जरूरत है। जैसे कौटिल्य ने साप्तांग सिद्धांत दिया। साप्तांग सिद्धांत नाम से ही पता चल रहा है कि राज्य के 7 अंग हैं। कौन कौन से? राजा, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना, मित्र, ये 7 हैं। और मजेदार बात यह है कि इन 7 का एक क्रम है। राजा, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना, मित्र। आपको ये क्रम पता होना चाहिए। कैसे लिखेंगे क्रम को? हमारा तो देखो बड़ा पेट तरीका है, R A, आपको भी याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं, R A J, राज, कई राज नाम से फिल्म भी है। दुर्ग, J D हो गया, K S, लास्ट में M लिख लीजिए, जैसे भी याद कर लीजिए। राज ऊपर से याद रख लीजिए, DK सिंह एक काल्पनिक व्यक्ति जान लीजिए, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि साप्तांग विचारधारा में तीसरे स्थान पे कौन है, तो आपको बताना चाहिए जनपद है। और ये साप्तांग सिद्धांत ऐसा बताया गया है, ये कहा गया कि अंतिम पे जो खतरा है वो सबसे कम है और उसके पहले वाले अंग पे खतरा 10 गुना ज्यादा है। यानी अगर सेना पे खतरा हो रहा है तो वह मित्र पर खतरे से 10 गुना अधिक माना जाएगा। कोष पे है तो सेना पर खतरे से 10 गुना ज्यादा होगा। और इस प्रकार आप देखेंगे कि राजा की जो स्थिति है वो कूटस्थनीय है। राइट, श्योर। कहने का मतलब ये है, आपको ये भी बता दूं कि तुलना भी की गई है, राजा की सिर से की गई है, आमात्य की आंख से की गई है ना, जनपद की जंघा से की गई है, दुर्ग की बाहों से की गई है, कोष की मुख से की गई है और सेना की जो है मस्तिष्क से और मित्र का कान से। ये भी तुलना कभी पीटी में सुमेलित करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। राइट। इसके अतिरिक्त जो प्रमुख क्या कहते हैं कि कुछ स्टेटमेंट हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। मेरा आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि ऐसे स्टेटमेंट को रटने की जरूरत नहीं है। जब आर्थिक आएगा, राजनीतिक आएगा, प्रशासन आएगा, तो उस संदर्भ में जब हम स्टेटमेंट को आपको बताएंगे तो वो स्टेटमेंट आपको याद रहेगा। और जब हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के लिए एक प्राथमिक पुस्तक है और यह मौर्य साम्राज्य के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं पर प्रकाश डालती है। राइट। फिर आर्थिक वाले को आर्थिक से उठा करके लिख देंगे, राजनीतिक वाले को राजनीतिक से, सामाजिक और सांस्कृतिक को वहां से लिख लेंगे। तो हमारे ख्याल से आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस सीरीज से जुड़ने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे कि जो मैंने ये मिशन उठाया है कि इतिहास के प्रति एक आम लोगों में जो बेहतरीन समझ बन सके, वो मिशन पूरा हो सके। और इस मिशन में आप लोग हमारे साथ हैं तो निश्चित रूप से मुझे भी बहुत बहुत विश्वास है। थैंक यू।